हाईवे पर माइल्स और उसका दोस्त अपनी कार से निकलते हैं, जहां उनके पीछे रुकी हुई गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, जिनकी हेडलाइट्स भी एक के बाद एक अपने आप बंद हो रही थीं। आसमान में प्लान्स भी इधर उधर क्रैश होने लगे। जमीन पर ट्रांसफार्मर्स फटने लगे और यहां तक विलेज टावर भी एकदम कला पड़ चुका था। इसके बाद हम धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं, जहां धीरे धीरे धरती से बिजली गायब होती हुई नजर आ रही थी। अंधेरा उसके नॉर्थ से होते हुए ईस्ट और साउथ में फैलता चला जा रहा था और चारों तरफ ऐसा समा हो गया था कि बिल्कुल कैंडल लाइट डिनर का माहौल था। लेकिन आज की जनरेशन यानी कि जंजीर के लिए इंटरनेट ना होने का मतलब है क़यामत का ए जाना। इसके बाद हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है जिससे हमें पता चलता है कि उसे ब्लैकआउट डे को 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ब्लैकआउट डे के बाद इलेक्ट्रिसिटी वापस आई ही नहीं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सभी चीज़ बेकार हो गई थी। यहाँ तक कि लोगों के कार इंजन, जेट एयरलाइंस और ज़रा सी बैटरीज भी बिल्कुल ख़राब हो गई थीं। इन सब चीज़ों की वजह से बड़े पैमाने पर सभी के हालत बहुत ख़राब हुए। बीमारी बढ़ाई, लेकिन दवाइयाँ नहीं मिली। आग लगी, लेकिन आग बुझाने वाली गाड़ियाँ नहीं थीं। फैक्ट्री वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था और सभी लोग हाथ से कम कर रहे। जिसके बाद जल इस सड़कने गिरने लगी और मिलिटियास पड़ने लगी थी। ब्लैकआउट के बाद यूनाइटेड स्टेट्स 6 भागों में बन चुका था, जो कि डी मॉन्ट्रो रिपब्लिक, डी जॉर्जिया फेडरेशन, डी प्लान्स नेशन, टेक्सास, डी कैलिफोर्निया कॉमनवेल्थ और बाकी बंजर जमीन थी। इन सभी शहरों के ऐसे हालत को देखकर ज्यादातर लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुके। दी जिम से एक बहन और उसकी फैमिली भी थी, क्योंकि वो वहाँ के विलेज एरिया में रहने लगे। डी, जो कि डी मॉन्ट्रो रिपब्लिक एक पीसफुल कॉलोनी थी जहाँ कुछ 100 लोग जाकर बस गए। यहाँ हमें पता चलता है कि बैंक की वाइफ का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था और अब वो एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर मैगी को डेट कर रहा था। उसके बच्चे दानी और चार्ली भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन डैनी को अकेले रहना ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो अस्थमा की बीमारी से गुजर रहा है। ऐसे ही एक दिन चार्ली अपने भाई के साथ जंगल में जाती है, जहां उन्हें एक आबंदो वैन दिखती है। चार्ली उसके अंदर जाती है और वहां उसे एक मिनी फ्रिज मिलता है, जिसे देखकर उसे अपने बचपन की याद आने लगती है, जब ब्लैकआउट डे के बाद उसके मॉम-डैड ने उसे वो पिघली हुई आइसक्रीम दी थी, क्योंकि वह उसे वक्त की आखिरी आइसक्रीम थी। एक दिन जब चार्ली हर दिन की बहुत जंगल में चक्कर लगाने जाती है, तब मॉनरोम मिलिटिया, जो कि मॉनिटर रिपब्लिक की मिलिट्री फोर्स है, वो कॉलोनी के अंदर आते ही तावा बोल देती है। मिलिट्री की कलाई पर एक टैटू गुड़ा हुआ था, जो कि मोंटो रिपब्लिक के मेंबर्स का सिंबल था, जिससे उन्हें पहचाना जा सकता था। अब क्योंकि ये मोडो रिपब्लिक की सेगमेंट का समय है, इसलिए वहां रहने वाले सभी लोगों को टैक्स के रूप में अपनी फैसले देना उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि बैंक जानता है कि यह टैक्स से कहीं ज्यादा है। बैंक को लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त आरोन के पास जाता है और उसे वो लॉकेट दे देता है, जिसमें बहन ने मूवी की शुरू में वो यूएसबी लगाया था। बन आरोन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस लॉकेट को कुछ नहीं होने देना। कभी उसे मिलिटिया ग्रुप का कैप्टन मेजर टोमाबिल वहां आ जाता है और बहन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उससे उसके भाई माइल्स के बारे में पूछता है, जिस पर बहन कहता है कि वो माइक से पिछले 15 सालों से नहीं मिला है। वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे देखते हैं। ग्रुप अपने कदम वापस लेने लगता है कि अचानक वहां दानी आकर उनकी ओर क्रॉसबो पॉइंट करता हुआ अपने दांत को बना ले जाने की धमकी देता है। बहनों से शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। उन पर गोली चला देता है, जिससे वहां मौजूद एक दुश्मन मारा जाता है। यह देखकर एकदम से सभी लोग मिलिटिया पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनका कोई मुकाबला नहीं होता और कई लोग मिलिट्री द्वारा मारे जाते हैं, जिसमें टॉम और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन मिलिटिया ने दैनिक को बंदी बना लिया था। कुछ देर बाद जब चार्ली वापस अपने घर आती है, तो यहाँ वो अपने दांत को खून में लटपट पाती है। जहां वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, वह उसे बताता है कि डैनी को मिलिटिया के लोग किडनैप करके ले गए हैं और अब उन लोगों की आखिरी उम्मीद सिर्फ मिलेसी है, जो शिकागो में कहीं रह रहा है। चार्ली रोते हुए अपने दांत को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बहन मरने से पहले उसे अंकल माइल्स को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अपने दांत की ऐसे मरने से चार्ली पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसके पास शोक मनाने तक का टाइम नहीं था। वो अपना सामान पैक करती है और अकेले बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मैगी और आरोन उसे अकेले जाने देते, जिसके बाद वो खुद उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, जो चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद तीनों खतरनाक रास्तों से होते हुए
पूरे दिन सफ़र करते हैं, जिससे तीनों के बीच बॉन्ड और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अगले दिन चार्ली जब पानी लेने के लिए झरने के पास जाती है तो उसे एक नेक नाम का लड़का दिखता है, जिसे देखकर वो वहीं रुक जाती है। अब क्योंकि पूरी दुनिया ब्लैकआउट में चली गई थी, इसलिए तब के बाद से हर इंसान को पहली बार में देखकर खतरा ही समझा जाने लगा था। यहाँ तक कि चार्ली जैसी लड़की के लिए बहुत सी चीज़ दिमाग में होती है, लेकिन खुशकिस्मती से नेट सिर्फ उससे उसका नाम पूछता है और उसे जाने देता है। उसे रात चार्ली और उसके दोस्तों को एक टूटा फूटा प्लेन मिलता है, जिसमें वो रात गुजरने की सोचते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यह स्कैवेंजर्स ग्रुप का ठिकाना था, जहां उन लोगों को देखकर चोर यहां आते हैं और चाकू की नोक पर उनमें से एक चार्ली को उनसे दूर ले जाता है। मैगी को यहाँ कुछ खतरा महसूस होता है कि तभी वो अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल को व्हिस्की पीला देती है, जिसकी ठीक बाद वो लोग उल्टी करते हैं और मार जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आखिरी चोर चार्ली को मरने की कोशिश करता है कि तभी अचानक वहां नेट ए जाता है और उसे बचा लेता है। अगली सुबह नेट उन तीनों के साथ जाता है, क्योंकि यहाँ पता चलता है कि वो उनके साथ चिकागो जा रहा है। मैगी उसे अपनी टीम में देखकर कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि नेट उसके लिए बिल्कुल अनजान था। इसलिए वो चार्ली को वार्निंग देती है कि उसे ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि हर कोई बुरा नहीं है, इसलिए अब उसे नेट से कोई परेशानी नहीं थी। अगली सीन में जब मेजर टॉम और उसकी आर्मी आराम कर रही थी, तो डैनी इस बात का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है और हथकड़ियां का ताला खोलकर भाग जाता है। लेकिन कुछ दूर और भागने के बाद उसी अस्थमा का दौरा पड़ता है और वो वहीं एक घर के पास गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद जब उसकी आंख खोल है तो वो अपने सामने एक लड़की को उसे पर बंदूक आने देखता है। वो लड़की अपना नाम ग्रेस बताते हुए उससे पूछती है कि वो कहाँ से आया है, जिस पर डैनी बताता है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था, जिनसे बचत हुआ वह यहाँ आया है। ये सुनकर वो लड़की बंदूक नीचे करती है, जिसके बाद वो उसे अस्थमा बम देती है। जरूर बताती है कि ये उसके मारे हुए बेटे का है। इसके बाद हम उन चारों के ग्रुप को देखते हैं जो फाइनली शिकागो पहुंचने हैं, जो कि मुद्रा रिपब्लिक में ही है। यहाँ देखने लायक बात है कि रिगाली फीड पूरी तरह से इन प्लांट से कवर्ड है, सके मछुआरों से भारी हुई है और फोकस ओवन बीटल जैसी गाड़ियों को घोड़े की बग्घी में बदल दिया गया है। बैंक की बताई जानकारी के बाद वो सभी एक होटल में पहुंचने हैं। पार्ट टेंडर से माइल्स के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो बार टेंडर माइल्स नाम की किसी इंसान को जानने से माना कर देता है, लेकिन जब चार्ली उसे अपने दांत बंद के बारे में बताती है कि हाल ही में उनकी डेथ हुई है, तो वो बताता है कि वो खुद ही माइल्स है, लेकिन वो उन सभी से अपनी पहचान को छुपाए रखने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद माइल्स अपनी भतीजी को अंदर ले जाता है और उससे प्राइवेटली बात करता है, जहां चार्ली बताती है कि कैसे मिलिटिया ने उसके दांत को बेरहम से मार डाला और डैनी को किडनैप करके अपने साथ ले गए। जिसके बाद चार्ली उससे पूछती है कि वो लोग हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं, जिस पर माइल्स कहता है कि ज़रूर बहन कुछ उसे प्लेग्राउंड के बारे में जानता था। वो कहता है कि मोनरो रिपब्लिक लीडर जनरल मोनरो इक्वल डिक्टेटर था, जो पूरे देश और पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे कुछ हथियारों की ज़रूरत थी, जैसे कि फाइटर प्लेन टैंक्स और यहाँ तक न्यूक्लियर बॉम्ब। और क्योंकि बन अकेला ऐसा इंसान था जो ब्लैकआउट क्यों हुआ था उसके बारे में जानता था और मुद्रा को विश्वास था कि वो इससे निपट सकता है। ये सब सुनने के बाद चार्ली अपने भाई दैनिक को लेकर और ज़्यादा चिंतित हो जाती है और अपने अंकल से उसकी मदद करने के लिए कहती है। लेकिन सरप्राइजिंगली वो उसकी मदद करने से साफ माना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि यह कम बहुत रिस्की है और वो इस कम को करने की लायक नहीं है, जिससे नाराज होकर जली वापस अपने ग्रुप के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे परेशान देखकर नेट माइल्स के पास बिल्कुल लड़ने के बोर्ड में जाता है, लेकिन तभी माइल्स नेट का हाथ पकड़कर उठाता है, जहां पता चलता है कि नेट भी मनरो मीडिया का मेंबर है और वो चार्ली और उसके दोस्तों के साथ मिलकर माइल्स तक पहुंचना चाहता था। ये जानकर हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, नेट वहां से भाग जाता है। अब मिलिटिया को उनकी लोकेशन का पता होने के बावजूद भी मिले सपने जगह को छोड़ने से माना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो अकेला ही पूरी फौज का सामना कर सकता है। चली और बाकी लोग भी माइल्स की मदद करने को तैयार, लेकिन माइल्स गुस्से में उन पर चिल्लाते हुए उन्हें यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद नेट अपने साथ बहुत सारे आर्मी सी को लेकर मिले से लड़ने आता है, लेकिन इतने सैनिक होने के बावजूद भी मिले सभी से बड़ी सफाई से तलवारों का इस्तेमाल करके लड़ता है और एक एक करके सबको मार देता है। जिसके बाद वहां चार्ली और उसके दोस्त वापस आ जाते हैं
और माइल्स के साथ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इसी बीच मिलिट्री का एक आदमी चार्ली को जान से मरने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से कभी नेट आकर उसे आदमी को मार गिरता है। थोड़ी देर बाद माइल्स मिलिटिया के कैप्टन को जान से मारकर लड़ाई खत्म करता है, जिसके बाद वो चार्ली और बाकी लोगों के साथ डैनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जो सुनकर भी सभी काफी खुश होते हैं। कुछ देर बाद माइल्स को अचानक से उसे ब्लैकआउट देकर एक फ्लैशबैक याद आता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ सारी दुनिया में अचानक अंधेरा छा जाने के बाद वो अपने दोस्त के साथ घर से बाहर निकलता है और अपने दोस्त के साथ मरीन कॉर्प्स बेस में जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों मरीन पुलिस हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए उन्हें अपने हाथ पर बना वो एम नाम का टैटू दिखता है, जिससे पता चलता है कि माइल्स का दोस्त, जिसका नाम सीस्टियन मोनरो है, और वो इस समय मॉनिटर रिपब्लिक का लीडर भी है। वहीं दूसरी ओर मेजर टॉम और उसके आदमी डैनी के फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए ग्रेस के घर तक पहुंचने हैं। दाढ़ी हुई ग्रेस दैनिक को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही टॉम उसे जान से मरने की धमकी देता है, तभी वो पीछे हटती है और टॉम उसके घर में घुसकर डैनी को पकड़ लेता है। उनकी जाने के बाद ग्रीस चुपके से बेसमेंट में जाती है और एक लॉकेट निकलती है, जो बिल्कुल आरोन के लॉकेट जैसा था। जैसे ही वो उसे दबाती है तो अचानक से कमरे में बल्ब चालू हो जाता है। इसके बाद ग्रेस उसे लॉकेट को कंप्यूटर में लगती है और किसी से चैट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जो ग्रेस से चैट कर रहा था, वह बहुत खुश था कि मिलिटिया को उनके छुपे हुए राज के बारे में नहीं पता चला। यहाँ प्रेजेंट में माइल्स ग्रुप को अपने साथ ही रखता है, जो कि अपनी एक पुरानी साथी को ढूंढ रहा है, जिसका नाम नोरा है, जो एक्सप्लोसिव बनाने में माहिर है। माइल्स चार्ली को बताता है कि अगर उन्हें डैनी को बचाना है तो उन्हें नोरा जैसे तेज फाइटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ टावर में अचानक उनके ऊपर कुछ दुश्मन हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार भी मिले सबको हरा देता है। तभी वो एक आदमी को पकड़ता है और उसका गला घुट हुए नोरा की लोकेशन पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नोरक को भी मिलिटिया ने पकड़ रखा है और इस समय वह मिलिट्री में एक नौकर बनकर रह रही है। उसे रात मिले अकेले ही बाहर जाने का फैसला करता है, यह कहते हुए कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद वो रेडी होकर बाकी ग्रुप के लोगों को इंडियाना में अगले 2 वीक बाद मिलने के लिए कहता है। हालांकि अगली सुबह जब मैगी और आरोन जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिद्दी चार्ली भी माइल्स के साथ निकल गई है, जो चीज़ उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए आरोन मैगी को लॉकेट देता है, जो कि बहन ने उसे दिया था। वो ये भी बताता है कि बहन ने उन्हें ग्रैंडपा में एक लेडी से मिलने के लिए भी कहा था, जो और कोई नहीं चैनल की ग्रेसी है। हालांकि दोनों अभी चार्ली को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो ठीक जाने लगते हैं। ये दोनों ग्रेस को ढूंढने निकल जाते हैं, जहां इन्हें लगता है कि ग्रेसी वो की हो सकती है जिससे अर्थ पर इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जब मेजर टॉम अपनी सी को लीड करते हुए अपने अड्डे की ओर जा रहे थे, तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनते ही वह लोग अपना रास्ता बदलकर उसे गन शॉट की आवाज़ का पीछा करते हैं, जिसका पीछा करते करते वो लोग एक छोटे से घर तक पहुंचने हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि इस मोनरो रिपब्लिक में आम इंसान अपनी पर्सनल बंदूकें और गोला बारूद नहीं रख सकते। इसी वजह से सभी लोग क्रॉसबोज और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल उसे घर के मलिक को धमकी देता है कि वो अपने घर के सभी हथियारों को उन्हें दे दे। उसे आदमी को लगता है कि वो हथियार देने की बाद भी मारा जाएगा, इसलिए वो अपने घर से एक बंदूक निकलकर बाहर खड़े एक आदमी को गोली मार देता है कि तभी मेजर टॉम उसे आदमी को गोली मारकर उड़ा देता है। सब चीज़ों के बाद हम वहीं डरे हुए डैनी को देखते हैं। अगले सीन में मिलिटिया के अड्डे पर हमें फॉर्मूले जनरल मुद्रा से मिलवाया जाता है, जिसका हाथ इन सभी बुरी चीज़ों में है। मोनरो वहां मौजूद एक आदमी से अपने हथियारों के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो दारा हुआ आदमी उसका कोई जवाब नहीं देता तो वो उसे बेरहमी से जान से मार देता है। जिसके बाद बुद्ध दूसरे रूम में अपने दूसरे वर्कर के पास जाता है, जहां हमें पता चलता है कि यह बैंक की वाइफ रेचल है, जिसे हम मारा हुआ मानते हैं। यहाँ मोनरो रिचर्ड को बताता है कि बहन मार चुका है, और यह सुनकर रेचल बहुत परेशान हो जाती है। इस दौरान चार्ली पूरे दिन जंगल में घूमती हुई आखिर में अपने अंकल को ढूंढते हैं, जहां मिले उससे गुस्सा था क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। लेकिन जब चार्ली बताती है कि उसकी भाई को अस्थमा का दौरा पड़ता है तो वो शांत हो जाता है। कुछ देर बाद उन्हें ढेर सारे मजदूर दिखते हैं जो हाथों से हेलीकॉप्टर को खींच कर ले जा रहे थे। यहाँ पता चलता है कि जनरल मुनरो को विश्वास है कि एक दिन इलेक्ट्रिसिटी जरूर आएगी और उसे दिन के लिए वो खुद को तैयार करना अभी से शुरू कर देता है।
इन सभी मजदूर में माइल्स नोरा को भी सकता है और चार्ली से कहता है कि उसे इतने सारे लोगों में से बचाना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ कई सारे गार्ड्स के पास स्निपर राइफल भी हैं। लेकिन माइल्स अपने दोस्त को हर हालत में बचाना चाहता है। वो नोरा को बचाने का प्लान बनाते हुए रात होने का इंतजार करता है और जैसे ही रात होती है तो सबसे पहले चार्ली डिस्ट्रक्शन पैदा करती है और वहां मौजूद गार्ड्स को भाग देती है। फिर वो वहां गार्ड्स के पीछे छुप जाता है और आखिर में नोरा को बचाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन इस बात से नोरा नाराज हो जाती है क्योंकि वो खुद जानबूझकर कैदी बनी हुई थी क्योंकि उसे उनकी राइफल चुरानी थी। उन स्नाइपर के पास ऐसे हथियार हैं जो आमतौर पर मिलना मुश्किल है। कुछ देर बाद माइल्स नोरा से कहता है कि उसे अपनी भतीजी को बचाने के लिए उसकी मदद चाहिए, जिसके लिए वो तुरंत मान जाती है। लेकिन इसके बदले वो उससे स्निपर से राइफल चुराने में मदद मांगती है। लेकिन इस समय उसके पास नोरा की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद वो तीनों पास की एक झोपड़ी में जाते हैं जहां वो तीनों दैनिक को बचाने की प्लानिंग करते हैं। बारूद का उसे करके नोरा सिंपली हथियार बनाती है जिसका इस्तेमाल रहेगा, जिसका मतलब हुआ कि उनमें से किसी एक को गार्ड के पास जाकर उन्हें गोली मारनी होगी। वो लोग ब्लैक करते हैं कि माइल्स और नोरा आसानी से उनकी पकड़ में ए जाएंगे, लेकिन चार्ली उनका आखिरी ऑप्शन होगा। यहां से जाने से पहले माइल्स उनसे कहता है कि जैसे ही वो सभी गार्ड्स मार जाएंगे तो वो सभी पहरेदारन को निकल लेंगे। कुछ ही देर बाद चार्ली अपने हथियार को स्लीव्स के अंदर छपाती है और एक खोया हुआ इंसान होने का नाटक करती हुई पहरेदारन के पास जाती है, जिसके बाद वो तुरंत हथियार लेकर गार्ड्स के पास जाती है और तुरंत उन्हें मार देती है। इससे पहले कि बाकी गार्ड्स कुछ कर पाते, वहां नोरा और मिलेसागर उन पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई के बाद जब वो लोग सभी मजदूर को आज़ाद कर रहे थे तो नोरा ये रिवील करती है कि उसने अपने रेबल के लिए स्निपर चोरी की थी। वहां ग्रैंडपा में जब ग्रेस अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रही होती है तभी कोई आदमी उसके घर में घुसकर उसके सामने आता है। उसे आदमी के पास भी से वही लॉकेट था जो उसकी प्लास्टिक एनर्जी छोड़ रहा था। दूसरी ओर माइल्स नोरा को रेबल का साथ छोड़ने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो माना कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले यह दोनों कपल थी, लेकिन ब्लैकआउट के बाद उन्हें ब्रेकअप करना पड़ा। ऐसे ही कुछ देर बाद वो दोनों रेबेल के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पादरी मिलता है। पादरी खुश था कि नोरा स्निपर गन लेकर आई है, लेकिन बुरी खबर यह थी कि उनकी सी पर अभी भी लगातार हमला किया जा रहा है। जब ग्रुप ठिकाने पर पहुंचता है तो उन्हें अंदर कुछ घायल आदमी बैठे मिलते हैं। पादरी यहाँ ये भी बताता है कि इन सभी आदमियों में से एक आदमी गायब है, जो सुनकर माइल्स तुरंत सभी को यह जगह छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसका मानना है कि मिलिट्री उसके आदमियों से पूछताछ कर रही है और इस जगह से भागने का यही सही समय है। नोरा इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन उससे 30 मिनट मांगती है क्योंकि वो घायल आदमियों को ठीक करना चाहती थी। उसका यह डिसीजन गलत साबित होता है क्योंकि कुछ ही मिनट के बाद कैप्टन मैडम मिलिटिया के साथ दिखाई देता है। उन्हें कुछ देर रोकने के लिए मिले सपने बेस्ट शूटर को स्निपर के साथ ऊपर भेजता है और उसका ये प्लान कम करता है क्योंकि ऊपर भेजा गया वह स्निपर मिलिटिया के कई लोगों को घायल कर देता है, जिससे उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। इस लड़ाई के चलते रात हो जाती है। यहाँ बेसमेंट के अंदर माइल्स और बाकी लोग दीवार के सहारे एक सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, लेकिन उनका यह प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है क्योंकि दीवार में सुरंग खोदते समय दीवार गिरने लगती है और माइल्स उसे गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उनकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। ठीक इसके बाद छत पर बैठे स्निपर की मौत हो जाती है, जिसके बाद कैप्टन एडम और उसके लोग बेसमेंट में घुस जाते हैं। लेकिन माइल्स, जो बहुत बढ़िया तलवारबाज है, वो कुछ आदमियों को नीचे गिरता है और